बिहार इन दिनों विधानसभा चुनाव के कारण देश की राजनीति के केंद्र में है। कमोवेश यहाँ पर भी चुनावी मंचों से वादों, नारों और घोषणाओं के बीच बिहार की आर्थिक दुर्दशा का जिक्र और चिंता बेहद पीछे धकेल गई है। बिहार वही राज्य है जिसकी गिनती अभी भी देश के सबसे पिछड़े, गरीब और पलायन की मार झेलने वाले राज्य के तौर पर होती है। वैसे तो बिहार महर्षि विश्वामित्र, चाणक्य और सम्राट अशोक जैसे महापुरुषों की भूमि रही है। बिहार स्टेट का नाता माता सीता, महात्मा बौद्ध, लॉर्ड महावीर और गुरु गोविंद सिंह जैसे धार्मिक व्यक्तित्व से रहा है। लेकिन आजादी के बाद से इकोनॉमी के मामले में तमिलनाडु और बिहार बराबर होने के बावजूद भी आखिर बिहार इतने सालों में कैसे पीछे छूट गया है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह से बिहार जैसे मिनरल रिच स्टेट को दशकों तक इकोनॉमिक नुकसान उठाना पड़ा था। सबसे पहले इस पॉलिसी के इतिहास को देखते हैं। आजादी के बाद देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए साल 1952 में केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई माल भाड़ा सामान्यकरण नीति की शुरुआत की गई थी। इससे मिनरल्स के सब्सिडाइज ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से पूरे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को सुविधाजनक बनाना का काम किया गया था। ये 1993 तक लागू हुई। इसका उद्देश्य था कि मिनरल्स के परिवहन लागत यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में सब्सिडी देकर भारत में कहीं भी कारखाना लगाने को प्रोत्साहित किया जाए। और इसके बाद बिहार में खनन किए गए कोयले की लागत मुंबई के बराबर पहुंची। लेकिन इस पॉलिसी का नुकसान बिहार जैसे उत्तर भारत के राज्यों को उठाना पड़ा, क्योंकि इससे खनन क्षेत्रों के पास उद्योग यानी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने का प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव खत्म कर दिए गए। कारखानों को और दूर स्टैब्लिश करने के लिए सरकार के द्वारा इनकरेज किया गया और इसी वजह से नॉर्थ इंडिया, खासकर अनडिवाइडेड बिहार की आर्थिक संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाला गया था। जहां 1991 की पॉलिसीज का फायदा साउथ इंडिया को हुआ, वहीं बिहार जैसे राज्यों की इकोनॉमी बहुत हद तक उस दौर में भी एग्रीकल्चर बेस्ड रही। 1961 में देश की जीडीपी में अनडिवाइडेड बिहार का परसेंटेज यानी इसका योगदान 7.8% से गिरकर 2025 तक 4.3% रह गया, जबकि इसमें से बिहार यानी झारखंड अलग होने की वजह से बिहार का परसेंटेज सिर्फ 2.8% रहा। इसके अलावा इंडस्ट्रीज के मामले में देखें तो तमिलनाडु में 1981 में करीब 6300 फैक्ट्रियां हुआ करती थी, जो कि आंकड़ा अब बढ़कर 39,666 फैक्ट्रीज तक पहुंच गया है, यानी कि इसमें 520% की बड़ी ग्रोथ हुई। अब बिहार के आंकड़े को देखें तो यहाँ अब तक केवल 3300 फैक्ट्री ही आजादी के बाद लग पाई है, यानी इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग में बिहार अभी भी काफी पीछे है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज नहीं होने का असर जॉब्स पर भी सीधा पड़ता है। या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज यानी कुल काम करने वाले लोगों में केवल 5.7% लोग ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हैं, जबकि तमिलनाडु में यह आंकड़ा 17% के आसपास है। इसके अलावा बीमारू राज्य का कंसेप्ट भी बिहार से ही शुरू हुआ था। बिहार और उत्तर भारत के कई राज्यों को उस दौरान बीमारू यानी कि देश की इकोनॉमी से पिछड़े राज्य बताए जाते थे। इन राज्यों में भी आज के दौर में भी बिहार की जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे कम है। इसकी बड़ी वजह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को माना जाता है, जो कि अभी भी बिहार से काफ़ी हद तक दूर है। इसी की वजह है कि बिहार में पलायन होता है और पलायन होने की वजह से बिहार का ज़्यादातर इकोनॉमिक लॉस, ह्यूमन कॉस्ट लॉस भी काफ़ी उठाना पड़ता है। इस चुनाव में क्या ये सब कुछ बदल जाएगा? क्या लोग इस पर वोट करेंगे? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।